हेलो साथियों, अजय बुडानिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग एचसीएस के बारे में काफ़ी जानकारियां जुटा चुके हैं, कई तरह की स्ट्रेटेजीज देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एचसीएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि आपको अभी से चूज करना पड़ेगा, तो उसको सेलेक्ट कैसे किया जा सकता है। अगर आप लोगों को ये दी गई जानकारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो हम लोग जो आज बात करेंगे कि एचसीएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी भूमिका क्या है और उसमें किस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज करना एक तरह से लव मैरिज और अरेंज मैरिज इसका कॉन्सेप्ट जैसा होता है, वैसा ही है कि लव मैरिज में क्या है कि पहले से ही आपको पसंद है कोई, तो उसके साथ बहुत इजीली आप लोग जो आगे जा सकते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि दुविधाएं वहां भी बहुत सारी आ सकती है, बट स्टिल एक चॉइस रहती है कि इस व्यक्ति के साथ मैं खुश रह सकता हूं। लेकिन अरेंज मैरिज में वहां पर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बट दोनों में ही अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स तो रहे रहेंगे। वही ऑप्शनल के साथ है। तो ऑप्शनल में ही सिमिलरली आपको ये कोई नहीं बता सकता एक्चुअल में कि आपके लिए ये वाली चीज, ये सब्जेक्ट जो है एकदम बेस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ऑप्शनल किसी में कोई दम नहीं है। ऑप्शनल लेने वाले बंदे में कितना दम है उस पर डिपेंड करना है ऑप्शनल। बट कुछ एक पैरामीटर्स हो सकते हैं, कुछ एक डायमेंशंस हो सकती है जिनके आधार पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शनल जो है एक बेहतर विकल्प हमारे सामने हो सकता है। क्योंकि एचसीएस जो है, अगर देखोगे आप लोग, एचपीएससी आपको जो नोटिफिकेशन जारी कर रही है उनमें बाकी सारी चीजें तो खुद प्रोवाइड करवा ही रही है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन एक आपको विकल्प के रूप में चीज खुद से सिलेक्ट करने के लिए दे रही है, एक मौका दे रही है। और उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन बच्चों को होती है। क्यों होती है? क्योंकि चॉइस का जब मामला आता है तो हम थोड़ा सा उसमें ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जरूरी भी है। बट किस आधार पर हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे, इस पर देखते हैं, राइट। तो 200 मार्क्स का एचसीएस के अंदर ऑप्शनल है और 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। हाउ टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ 29? तो 29 सब्जेक्ट्स का लिस्ट है, 200 मार्क्स का है आउट ऑफ 600। 600 का जो मेंस है टोटल, उसमें से 200 का यानी 1/3 ऑप्शनल का आपका स्कोर है। और उसमें से आप मैक्सिमम जितना कर पाते हैं उतना ही आपको मेंस में सफलता के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं लिस्ट का? जो अगर मैं बात कर रहा हूं 29 की, तो वो नोटिफिकेशन वाला जो अजय बुडानिया 1 टेलीग्राम चैनल पर मैंने नोटिफिकेशन डाल रखा है, तो वहां पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हो। इसके नीचे ही मैंने सिलेबस वहां पर पूरा डाल रखा है, जो कि वहां से आप देख सकते हो। सभी ऑप्शनल का सिलेबस वहां पर डला हुआ है। तो एक ही नोटिफिकेशन के इसके अंदर सिलेबस का एक ही पीडीएफ है, उसमें सबका सिलेबस मेंशन्ड है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो अब पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं ऑप्शनल के लिए, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हो सकता है कि किसी बच्चे का वो 29 सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है उसमें से बैकग्राउंड जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ रहा हो सकता है किसी का मास्टर्स किया हो ज्योग्राफी से, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से किया हो, किसी ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही कुछ भी किया हो। तो उससे क्या हो जाता है कि आपने 3 4 या 5 6 साल आपने उस सब्जेक्ट के साथ बिताए हैं, और इतना समय साथ बिताया है उस सब्जेक्ट के साथ, तो बेसिक फेमिलियरिटी तो होगी होगी। बट एट द सेम टाइम वहां पर यह भी हो सकता है कि आपने सिर्फ टाइम बिताया हो वहां पर, लेकिन फेमिलियरिटी करने की कभी कोशिश ही ना की हो सब्जेक्ट के साथ। तो दोनों चीजें हो सकती है। तो इस आधार को उसी व्यक्ति को अपनाना है जिसने बहुत अच्छे ढंग से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट पर मेहनत की हो। अदरवाइज ये पैरामीटर को आप भूल जाएंगे, दिक्कत नहीं है। क्योंकि 200 नंबर की लड़ाई है। उस टाइम पर आप सिंसियर नहीं थे, सीरियस नहीं थे अपने जीवन को लेकर, अपने करियर को लेकर। आज हो गए हो तो जरूरी थोड़ी ना पीछे की चीजों पर रोते रहेंगे, या पीछे जो हो गया है उसके आधार पर आप डिसाइड करते रहेंगे कि मेरा तो ग्रेजुएशन में ये था, तो मैं बाद में कैसे अलग ले सकता हूं सब्जेक्ट को। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी कर देता ना, या सॉरी एचपीएससी भी कर देता ये चीज मेंशन कि भाई जिसका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है वही ऑप्शन लो। ऐसा नहीं किया उन्होंने, आपको विकल्प दिया है, तो वो भी जानते हैं ये चीजें। तो इसलिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी ने कोई ढंग से सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक से अच्छी कमांड लग रही है उसको, या फिर कुछ एक और आधार में बताऊंगा जिसके आधार पर आप चेक कर सकते हो, अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि आपकी कमांड कैसी है। तो एक तो आधार हो सकता है ये वाला, ठीक है। बट इस आधार के साथ साथ में अन्य चीजों को भी हमें सोचना है। क्या सोचनी है अन्य चीजें? देखिएगा स्कोरिंग कितना है कोई ऑप्शनल। अब आपको ये कैसा पता लगेगा कि स्कोरिंग कितना है?
इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस चाहिए। तो आप ये सोच सकते हो कि स्कोरिंग रहा होगा तभी तो टॉपर्स बने होंगे। तो इस बार के टॉपर के पास, अगर एचसीएस के टॉपर के पास अगर बात करें तो मैथ्स था, और आप लोगों को मैथ्स में आपका सी सेट क्वालिफाई करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो स्कोरिंग बहुत ज्यादा है या जो टॉपर बन गया जिस सब्जेक्ट को ऑप्शन लेकर, उसके आधार पर आप अपने आप को वहीं पर रख के सोच लें। तो ये चीज तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैथ्स में टॉपर हो गया है कोई व्यक्ति तो उसके आधार पर सब बच्चे मैथ्स ऑप्शनल नहीं ले सकते ना, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड नहीं है। और उसमें आप जितना भी कोशिश कर लें तब भी आप 6 महीने 1 साल 2 साल तक जो है उतना वो कमांड हासिल नहीं कर सकते। तो ये सिरा जो है कहीं ना कहीं खारिज हो जाएगा। बट इसको और सब्जेक्ट के साथ में आधार बना सकते हैं आप, ठीक है ना। बट टॉपर्स ने क्या लेकर टॉपर्स बने, तो उसमें अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट होता है तो उसके आधार पर नहीं सोचना है, ठीक है। तीसरा पैरामीटर फिर यहां पर आता है स्टडी मटेरियल का अवेलेबिलिटी कितना है, यानी जो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में ले रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल जो है मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं आपके लिए, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और स्टडी मटेरियल जब आप ऑप्शनल का पढ़ेंगे तो ऑप्शनल का जो यूपीएससी का ऑप्शनल है वही एचसीएस का ऑप्शनल सेम सिलेबस रहने वाला है, तो उसी तरह से आपको जो है ना स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टडी मटेरियल वहां का मिल जाए आपको, यूपीएससी में जो ऑप्शनल बच्चे लेते हैं तो वो जो सिलेबस का पूरा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, वैसा ही आपको एचसीएस में चाहिए। तो तीसरा चीज क्या आता है, स्टडी मटेरियल का अवेलेबिलिटी, वो होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जीएस से रिलेशन कुछ बैठ रहा हो तो जीएस रिलेटेड कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने ऑप्शन लिया पॉलिटी, पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पीएसआईआर में अगर आप लोग देख रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों का ही जीएस में भी रोल रहने वाला है, बट इसमें करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। पीएसआईआर जब आप ऑप्शन लेंगे तो करंट में इंटरनेशनल इश्यूज जो है आपके, इंटरनेशनल रिलेशंस जो आप पॉलिटिक में करंट में क्या घटनाएं हो रही है, वो सब चीजें भी आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायनामिक सब्जेक्ट है, थोड़ा स्टेटिक नहीं है इतना। लेकिन वहीं हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का जीएस में भी अच्छा खासा रोल है, और आपका प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों में ही आपको जो है ना अच्छे से हेल्प करने वाला है। उसी प्रकार से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का भी सेम सिमिलर चीजें हैं। तो ये कुछ एक जो है ना ऐसे ऑप्शनल है जो आपको जीएस से रिलेट करते हैं। बट अगेन जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे होते हो और जब आप जीएस के लिए पढ़ रहे होते हो, दोनों में वहां भी फर्क होता है। ऑप्शनल पढ़ते टाइम पर अप्रोच थोड़ी सी अलग रखनी पड़ती है, क्योंकि जीएस वाला ही आंसर अगर ऑप्शनल में कोई लिखेगा तो उसको मार्क्स कम मिलेंगे। तो आपको उस तरह से ऑप्शनल वाली वो अप्रोच दिखनी चाहिए आपकी आंसर राइटिंग में, ठीक है ना। तो ये जीएस रिलेटेड हो सकता है, अगर किसी का पहले से ना कोई बैकग्राउंड में बैठ रहा है सेट, ना कोई और चीजें हो रही है उससे, तो वो जीएस रिलेटेड कोई भी ले सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा, जीएस रिलेटेड में एटलीस्ट जीएस की भी तैयारी साथ में हो रही है, ऑप्शनल की भी हो रही है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो एक आधार ये हो सकता है जिसके आधार पर आप एक फैसला ले सकते हैं, एक राय बना सकते हैं अपने ऑप्शनल के लिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कुछ एक जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट कैसे करोगे कि मेरे लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, तो देखिएगा, एक है आपको सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार सिलेबस को पढ़िए। पहले आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए 2-3 ऑप्शनल की, कि मेरे लिए ये 2-3 ऑप्शनल जो है बेहतर है। उन 2-3 ऑप्शनल का फिर आप जो है ना सिलेबस अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ो, उसको देखने की कोशिश करो कि मेरे को क्या फेमिलियरिटी हो रही है इसके साथ, कितना मैं इसमें कर सकता हूं। एक सेल्फ एनालाइज जो है, सेल्फ एनालिसिस करो, अपने आप को एनालाइज करने का प्रयास करो वहां पर। तो सेल्फ एनालिसिस में सिलेबस एक आपको देखना है, और सिलेबस अपने चैनल पे यानी टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, वहां से देख सकते हो। उसके बाद पीवाईक्यूज, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, जो मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे 2-3 साल के एटलीस्ट, तो वहां पर आप लोग नजर मारो। कुछ एक ऑप्शनल का जो है ना मैंने डाल भी रखा है वहां पर अपने चैनल पर ही, टेलीग्राम चैनल पर, जो पीछे के प्रीवियस ईयर हुए हैं उनको डाल रखा है। तो वहां से आप पीवाईक्यूज को नजर मारोगे, और पीवाईक्यूज को जब देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस सब्जेक्ट में से। तो सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, अगर आप 2-3 दिन लगा भी देते हैं, 2-2 4-4 घंटे करके ऑप्शनल चूज करने में, तो मेरे ख्याल से ये वर्थ होने वाला है। आप किसी और पे डिपेंड रहोगे कि नहीं भाई साहब आप बता दो हमें तो कौन सा ऑप्शन ले ले, कैसे बता सकता है कोई, ऐसे नहीं होता है। ना ही आप किसी से पूछ के जो है ऑप्शनल लेके और ये करते हैं, तो वो आपकी अप्रोच बहुत गंदी होने वाली है। ऐसा नहीं करना है। कोई भी कुछ भी बता देगा, किसी का किसी में इंटरेस्ट हो सकता है, आप उसके आधार पे अपना लाइफ का फैसला थोड़ी ले लोगे। ये तो आपकी चॉइस, आपकी लड़ाई है, इसमें ऑप्शनल आपकी चॉइस का होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप उसमें सेट बैठ रहे होने चाहिए, आपकी जो एक तरह से
जो सर्कमस्टांसेस है उसमें आप सेट हो रहे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ एक कॉमन जो है, कॉमन ऑप्शनल जो बच्चे लेते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सोशियोलॉजी बच्चे काफी लेते हैं, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले एंथ्रोपोलॉजी होता नहीं था लेकिन अब डाल रखा है इन्होंने, तो एंथ्रो भी लेते हैं बच्चे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी बच्चे लेते हैं, सिलेबस भी छोटा है, एंथ्रो का भी सिलेबस छोटा है, सोशियोलॉजी का भी सिलेबस छोटा है, पीएसआई या डायनामिक है थोड़ा सिलेबस काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिलेबस जो है ना आप देख के और अच्छे से अपने आप में एक अप्रोच बना सकते हैं, राइट। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया। अदरवाइज 29 सब्जेक्ट्स है पूरे, लॉ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा 29 सब्जेक्ट्स का एक लिस्ट है, उसको देख के आप अच्छे से और फिर जो है एक बेहतर निर्णय लो ताकि बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। बट अप्रोचेज मैंने बता दिया आप लोगों को कि इन अप्रोचेज के आधार पर आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो, बट सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो सिलेबस और पीवाईक्यूज इन दो चीजों से ज्यादा होने वाली है, अदरवाइज आप लोगों को बाद में तकलीफ होगी। और चूज अभी करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से इस काम में लग जाइए आप लोग, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। बाद में लास्ट मिनट पे जब फॉर्म भरने जाओगे उस टाइम पर ऑप्शनल, तो फिर एकदम से कुछ भी लिखना पड़ेगा वहां पर, तो इससे बेहतर है कि अभी से थोड़ा निर्णय ले लो ये वाला, ठीक है। और लास्ट में वही बात है कि ऑप्शनल एक बार जब ले लिया है फिर आपने फिर ढंग से उसको करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल सारे बेहतर है, ऑप्शनल किसी में कोई दम नहीं है, ऑप्शनल करने वाले बंदे में ही दम है कि वो उसको कितना करता है, किस ढंग से करता है। तो वो लास्ट में अप्रोच फिर याद रखनी है एक बार चूज करने के बाद, ठीक है ना, फिर आप लोग कर लेंगे। बाकी आप लोगों को कोई और इस पे किसी भी तरह की मेरी राय जाननी है, इसके बारे में कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में या अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।